नया साल, नया जोश, नई उमंग, नई तरंग, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ हम साल 2024 का स्वागत कर रहे हैं और एक नया सवेरा लेकर एक बार फिर आपके साथ हाजिर हैं। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद शैला, आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और डीडी परिवार के सभी दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष की नव सृजन है, नव आगमन है 2024 का और नया सवेरा का नया अंक भी हम लेकर आ चुके हैं। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो है गृह मंत्री का आज मध्य प्रदेश दौरा है, जहाँ वो साइबर प्रणाली तहसील से जरिए एक शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ इसरो की भी आज एक सफलता हासिल होने वाली है इसरो को। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो अमेरिका ने हूथियों से बदला लिया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और मौसम का हाल भी आपको बताएंगे अगले 1 घंटे में। साथ ही साथ बातचीत होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियां भी। आइए नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत। दुनिया के कई देशों में हुआ नए साल का आगाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं। साल के पहले दिन इसरो PSLV C58 रॉकेट के जरिए एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह करेगा लॉन्च। एक्सरे स्रोत और ब्लैक होल के राज खोलने में करेगा मदद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 साल तक 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने को दी थी मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में साइबर तहसील प्रणाली का करेंगे शुभारंभ। पारदर्शी शासन को मिलेगा बढ़ावा। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों से लिया बदला। हूती की 3 नौकाओं को लाल सागर में डुबोया। 10 हूती विद्रोहियों की मौत। कंटेनर शिप पर किया गया था हमला। और उत्तर भारत में शीतलहर जारी, सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग का मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। कल दिल्ली में रहा सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन। नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें और बात करते हैं हम साल 2024 का किस प्रकार से स्वागत हो रहा है। देश भर में लोगों ने 2023 को अलविदा कहते हुए नए साल 2024 का जश्न और खुशी के साथ और उसका स्वागत किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु नए साल का स्वागत करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली के साईं मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के साथ नए साल का स्वागत किया, तो वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई और सूर्य पूजा की गई। वहीं मुंबई के श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में नए साल की पहली आरती हुई। इसके अलावा उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में नए साल की पहली भस्म आरती हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि वर्ष 2024 सभी के लिए प्रसन्नता, शांति और समृद्धि लेकर आए। उन्होंने कहा कि जनता को राष्ट्र की प्रगति में योगदान करते रहना चाहिए, राष्ट्र और समाज को समृद्ध बनाने की शपथ लेनी चाहिए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नया वर्ष प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। उन्होंने कहा कि हम सभी भारत की समग्र प्रगति और समृद्धि में योगदान करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को शानदार 2024 की शुभकामनाएं। यह वर्ष सभी के लिए समृद्धि, शांति और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए।
तो दुनिया के ज्यादातर देशों में नए साल का आगाज हो चुका है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल 2024 का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। ऑकलैंड के स्काई टावर पर नए साल का भव्य जश्न मनाया गया और इस मौके पर हुई शानदार आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। नए साल के जश्न को दर्शाते ये नज़ारे अपने आप में बेहद मनमोहक, दर्शकों का मन मोह लेने वाले ये नज़ारे जो दुनिया ने देखे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का जश्न मनाया गया। सिडनी में हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के पास 12 मिनट आतिशबाजी चलाकर नए साल का स्वागत हुआ। इस दौरान 8.5 टन के पटाखे जलाए गए। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए साल का स्वागत किया जा रहा है शैला। वहीं ताइवान की राजधानी ताइपे में भी नए साल का जश्न मनाया गया। नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। तो नया साल दस्तक दे चुका है, जोरदार स्वागत हो रहा है और आतिशबाजी के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों में नए साल का आगमन हुआ है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भी आतिशबाजी के जो नज़ारे थे वो देखने लायक थे। नए साल 2024 का जश्न बेहद भव्य अंदाज में मनाया गया, जिसका नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार नए साल 2024 नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ लोग अपनी बाहें फैलाकर खुले दिल से इसका स्वागत कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर दुबई की, तो दुबई में भी बुर्ज खलीफा पे लाइटिंग की गई और वहां पर भी आतिशबाजी से लोगों ने आनंद उठाया और जोरदार स्वागत हुआ साल 2024 का। तो दुबई के बुर्ज खलीफा की ये तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें, जहां 2024 लाइटों के जरिए लिखा गया है और पीछे से आतिशबाजी जो की गई उससे देखते ही नज़ारा बन रहा था। लोगों ने इसका भरपूर आनंद उठाया और दुबई के लोगों ने भी जोर शोर से साल 2024 का आगमन किया। वहीं पेरिस के चैम्प्स एलिसीज पर लाखों लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर नए साल का स्वागत किया। फ्रांसीसियों ने एक विशाल उत्सव के साथ पेरिस ओलंपिक खेलों वर्ष की शुरुआत की, जिसके बाद आर्क ऑफ ट्रायम्फ पर आतिशबाजी का प्रदर्शन हुआ। पूरे फ्रांस में लगभग 90,000 पुलिस तैनात किए गए, जिसमें से 6,000 पेरिस में थे। तो ये बेहद भव्य नज़ारा, भावना, ये देखने लायक नज़ारा और ये इस बात का भी परिचय है कि साल 2023 जितना शानदार गुजरा है, 2024 उससे भी ज़्यादा खूबसूरत रहे, लोगों के लिए खुशहाल रहे। जी बिल्कुल शैला, साल 2024 लोगों के लिए खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, मनमोहक रहे। नए साल 2024 के स्वागत के बीच देश के अलग अलग राज्यों से एक मनमोहक नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये नज़ारा है साल के पहले सूर्योदय का, जहां पहाड़ों से लेकर समुद्र तक, किनारों तक सूरज की पहली किरणें धरती को रोशनी से भर रही हैं। असम की बात की जाए तो असम में साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा गया। वहीं पश्चिम बंगाल में भी लोगों ने साल के पहले सूर्योदय के दर्शन किए। उड़ीसा में भी साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा गया। और शैला, जिस तरीके से हम सूर्य को भगवान मानते हैं, लोगों ने सूर्य देखा, सूर्योदय देखा और साथ ही साथ प्रार्थनाएं की। और आंध्र प्रदेश में भी ये तस्वीरें देखने को मिली, जहाँ लोगों ने साल 2024 का पहला सूर्योदय देखा। भावना, सूर्य इस बात का भी परिचय है कि एक नया सूरज उगा है, नया सूरज उम्मीदों का है, नया सूरज आशाओं का है। और आप सूर्य की किरणें हमेशा हमें कुछ बेहतर करने की ऊर्जा देती हैं, किरण देती हैं, सकारात्मकता देती है, अपने आप में एक ऊर्जा देती हैं। और लोगों ने भी इसी उम्मीद के साथ प्रार्थनाएं की कि जो पहला सूर्योदय उन्होंने नए साल का देखा है, उससे ही पूरा जो साल है उनका वो मंगलमय रहे। और बिल्कुल, और हमारे बहुत सारे संवाददाता हैं जो देश भर में किस तरह से मनाया गया जा रहा है नए वर्ष और कल किस तरह से मनाया गया, आज क्या कुछ लोग कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ चंद्रशेखर जुड़ेंगे, तो काशी विश्वनाथ धाम से संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम जुड़ेंगे। उसके अलावा कटरा से देवेंद्र ठाकुर भी जुड़ेंगे। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए और नव वर्ष की शुभकामनाएं भी आप तीनों को। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपके पास आना चाहूँ हरिकेश, अब सूर्योदय कुछ समय बाद होने वाला है और कई जगहों पर सूर्योदय की पूजा, सूरज की पूजा भी की गई है। अभी क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ कर रहे हैं लोग इस नव वर्ष पर?
से नव वर्ष की शुभकामनाएं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, क्योंकि मैं बाबा विश्वनाथ के धाम में हूं इस समय, और आपके माध्यम से पूरे देश को बाबा विश्वनाथ के धाम से नव वर्ष की शुभकामनाएं। जैसा कि सुबह बनारस कहा ही जाता है, क्योंकि बनारस की सुबह बड़ी खुशनुमा होती है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 2 बजे रात से ही लोगों ने लाइन लगा ली थी बाबा के दर्शन के लिए। अभी जिन लोगों से बात हुई उन लोगों ने भी यही कहा कि साल का पहला दिन बाबा के दर्शन से शुरू करना है, और बाबा के धाम में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों ने तारीफ भी की। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने जो व्यवस्था की है दर्शन की, बहुत सुगमता से, बहुत सुविधापूर्वक दर्शन हो रहा है। कुछ लोग हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं, और बच्चे भी हैं। इनसे हम छोटे चूंकि कोहरा है, पीछे का बहुत दिखेगा नहीं, विजिबिलिटी कम है, लेकिन मैं इन लोगों के माध्यम से ही ये नव वर्ष की शुभकामनाएं पूरे देश में किस तरह से बाबा विश्वनाथ के धाम से जा रही हैं। आप लोग बताओ क्या कहना चाहोगे? पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, और हमारे आप क्या कहोगे? हैप्पी न्यू ईयर। ये छोटे बच्चे, और ये बताइए बाबा के दर्शन कैसे? हमारे विश्वनाथ जी में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे आप यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, इतना कोहरा है यहाँ पे, फिर भी लोग आके दर्शन करे जा रहे हैं। आके बहुत अच्छा लगा, सुबह से मन को शांति मिली, और साल का पहला दिन है तो हर कोई चाहता है कि भगवान भोलेनाथ का दर्शन करे, और साल के पहले दिन अगर भगवान का दर्शन हो जाएगा तो साल, सब लोग की ये मान्यता है कि हमारा पूरा साल अच्छा बीतेगा। इसलिए जगह जगह से, दूर दूर से सारे लोग आए हुए हैं बाबा का दर्शन करने, और हम लोग भी आए हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ दर्शन करके। बिल्कुल भी किसी को ठंड नहीं महसूस हो रही है। ये देखिए जोश है कि ठंड नहीं महसूस हो रही है दर्शन करने पे। मैं एक बार कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि एक बार दिखाएं, कोशिश करें कि शंकराचार्य चौक पर मैं हूं, और भीड़ है काफी संख्या में लोग, आप देख सकती हैं। चूंकि यहाँ पर दर्शन करके मुझे लगता है कि अब तक लगभग 1 लाख के करीब लोग दर्शन करके निकल चुके होंगे, काफी भारी संख्या में। चूंकि जो मंगला आरती होती है सहला भावना, वो 2 बजे से ही शुरू हो जाती है, तो मंगला आरती से ही शुरू होता है दर्शन पूजन, और नव वर्ष का है भारी संख्या में। और चूंकि एक और बात बताऊं, आज सोमवार है, तो सोमवार के दिन तो हर हफ्ते सोमवार के दिन जो है एक और महिला आई हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाह रही हैं? See, I want to say that the service of the policemen, no, wonderful. How they control the queue. मगर I was 2-3 days here. ठीक बात है रिकेश। It was, I have no words to express their service. हर हर महादेव। ये देखिए, ये जोश है लोगों का कि कितनी अच्छी सुविधा है, व्यवस्था है, और लोग यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को बार बार थैंक्स कर रहे हैं। ये एक और हैं, आप कहाँ से हो और क्या कहना चाहिए? हम लोग दिल्ली से आए हम। बहुत अच्छा, अच्छे खुले दर्शन हुए, इतना अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत कोई धक्का मुक्की नहीं है, इतना अच्छा आराम से। यहाँ पे मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करा दी है। योगी जी, मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। धन्यवाद करना चाहेंगे। हम भी दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये लोग हैं, क्या उत्साह है आप देखिए। सबसे बड़ी बात, नववर्ष पे दर्शन करना, और साथ ही ये लोग धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का, योगी जी का, कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आपके पीछे कोहरा है, लेकिन लोगों में जो आस्था दिख रही है उसे देखते ही बन रहा है कि लोग जो हर हर महादेव की गूंज के साथ आए हैं, और इसी आस्था के साथ आए कि जो उनका नव वर्ष आने वाला जो साल है वो मंगलमय हो। हरिकेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चंद्रशेखर आप भी जुड़े रहिए। हम आपके पास फिर लौटेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में नव वर्ष का आगमन हो रहा है, और लोग किस तरीके से आस्था से जुड़कर भगवान के द्वार जाकर मनोकामना मांग रहे हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल रुक रहे हैं नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपके पास आएंगे और जानेंगे किस तरीके से बन रहा है नया साल 2024। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ, और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में,
चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। टू हेल्प इंडिया वी टीबी फ्री बाय 2025। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत। और नए वर्ष का जो स्वागत है वो सभी हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं और हम देश के अलग अलग राज्यों शहरों से आपको नज़ारे दिखा रहे हैं जिस तरीके से लोग भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और अपने नव वर्ष में आने वाला जो समय है, आने वाला जो साल है, उसके लिए मनोकामना मांग रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिकेश, जुड़े हुए हैं काशी से, और साथ ही साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर। मैं यहाँ दिल्ली से चंद्रशेखर के पास आने चाहूँगी। चंद्रशेखर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले आपको। और आप भी अभी जहाँ खड़े हैं, पहले तो आप वहाँ बताएं कि कौन से मंदिर में हैं आप और श्रद्धालुओं का कितना तांता जो है, कितनी तादाद में जो है श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इस वक्त दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर दर्शन किस प्रकार से लोग कर रहे हैं। झंडे वाला मंदिर दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है और यहां पर सुबह से ही जो तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे भी है 1 तारीख को। लेकिन इसके बावजूद लोग की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है और ये जितने भी श्रद्धालु हैं ये कह रहे हैं कि सारे काम एक तरफ, लेकिन पहले माँ के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम अपने अन्य कार्य को करेंगे। एक अच्छा एक शुभ मुहूर्त में लोग यहाँ से निकले हैं और काफ़ी लंबी जो कतारें हैं वो बाहर तक देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शनों को आ रहे थे। एक संकल्प लेकर के लोग अपने आए होंगे, कई कार्य लोगों ने करने होंगे, उसको लेकर के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए होंगे। और सजावट भी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से की गई है। बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरह से मंदिरों में हम देख रहे हैं आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है इस नव वर्ष पर, ये दर्शाता है, ये भारत की खूबसूरती है कि तमाम धर्मों को मानने वाले अपनी अपनी तरह से जिस तरह से नव वर्ष का स्वागत करते हैं वो भी अद्वितीय है। अपनी तरह का नव वर्ष का स्वागत। जी शहला, बिल्कुल आपने सही कहा। पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे नज़ारा कैसा है और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको पैन करके दिखाएं कि सजावट नाना प्रकार के फूलों से यहाँ पर की गई है। कीर्तन यहाँ पर चल रहे थे, चौकियाँ यहाँ पर हो रही हैं। एक वैसा ही माहौल आपको देखने को मिल सकता है जैसे नवरात्र में देखने को मिलता है। भीड़ आप देख सकते हैं अनंत है श्रद्धा का। जैसे कि आपने कहा कि जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। मन्नतें लोग मांग रहे हैं, अपने जो नया जीवन है वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा उसको करके लोग यहाँ पर लोगों से मन्नत मांग रहे हैं। और छोटे हो बच्चे हों या फिर बड़े हों, ये सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो लगातार हाथ जुड़े हुए हैं माँ के जो
ठीक बात चंद्रशेखर। तो हमने देखा कि किस तरीके से जय माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। आप झंडे वाला मंदिर में माँ भगवती से पूजा अर्चना की जा रही है, वहीं हरिकेश बाबा विश्वनाथ के यहाँ खड़े हुए हैं जहाँ भोलेनाथ के जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो तमाम राज्यों से जो है सैलाब जो है श्रद्धालुओं का उमड़ रहा है और उनका नया साल किस तरीके से आगे बढ़े, मंगलमय हो, स्वस्थ रहे, उन्नति से भरपूर हो, शांति से भरा हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे और एक और ऐसी सकारात्मक खबर है जिससे आपको रूबरू कराते हैं। बिल्कुल, बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की। इसरो एक बार फिर से नया इतिहास रचने की तैयारी में है और इसरो आज पहला एक्स-रे पॉलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने जा रहा है। इसे इसरो एक्सपोसैट मिशन का नाम दिया गया है। इसमें PCLV C58 के साथ एक्स-रे पॉलरीमीटर सैटेलाइट को भेजा जाएगा। इसरो का कहना है कि इसका उद्देश्य चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है। विभिन्न खगोलीय स्रोतों जैसे कि ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक, पल्सर पवन निहारिका आदि का उत्सर्जन तंत्र जटिल भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होता है और इसे समझना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसरो के अनुसार ये खगोलीय स्रोतों से एक्स-रे उत्सर्जन का अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक सैटेलाइट है। तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता श्रीहरिकोटा से होंगे रितेश रंजन, जो इसरो की इस बड़ी सफलता जो कुछ देर में हमें हासिल होने वाली है वैज्ञानिक सैटेलाइट के लॉन्च के जरिए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नया सवेरा में ब्रेक के बाद लौटेंगे और रितेश से बात करेंगे। एनपीएस में सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज़ को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा। हम बात कर रहे हैं इसरो के एक और आज होने वाले कीर्तिमान की। श्रीहरिकोटा से रितेश रंजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुप्रभात रितेश। देखिए, नया साल है, नए साल का पहला दिन है और पहले दिन ही इसरो एक और नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो उपग्रह है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये कई ऐसे राज जो अब तक नहीं हासिल हुए थे उन्हें खोलने में काफ़ी मदद करेगा, योगदान करेगा। किस प्रकार से ये काम करेगा, ज़रा समझाइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बचपन से और अभी तक हम लोगों ने, आप लोगों ने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा। और वो ब्लैक होल के बारे में जब भी चर्चा होती है लोग ब्लैंक हो जाते हैं। क्या है अंदर में, क्या हो रहा है, क्या उसके अंदर है, कैसी चीज़ें हैं, इस सब को लेकर के हम लोग अभी तक ब्लैंक हैं। तो इन चीज़ों को अध्ययन करने में ये PSLV C68 जो हमारा जो अभी 58 जो है ये सैटेलाइट हमें मदद करेगा। और स्पेशली जो एक्सट्रीम कंडीशन में जो एक्स रेज होती हैं उनका ध्रुवीकरण जो होता है, पोलराइजेशन, उसकी अध्ययन में हमें काफ़ी सफलता मिलेगी। इसके अलावा कई सारे वहाँ जो 50 ब्राइटेस्ट स्टार्स होंगे तो उनको अध्ययन करने में भी हमें काफ़ी इस लॉन्च के बाद सफलता मिलेगी। न्यूट्रॉन और काफ़ी अनेक स्पेस में जो भी
कुछ अन्य तत्वों को भी समझने और उसको अध्ययन करने में इस सैटेलाइट लॉन्च के बाद हमें काफी हद तक मदद मिलेगी। और जी रितेश, ये लॉन्च अभी कुछ ही देर के बाद 9:10 में सुबह श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से होने वाला है। और ये जो है 60वां भारत का जो है वर्कफोर्स रॉकेट होगा, और जिसकी जो अब तक में देखी गई है कि इसकी 98% सफलता देखी गई है। तो इस बात से में कोई गुरेज नहीं कहा जा सकता कहने में कि ये सफल पर्यवेक्षण होने वाला है, और हम आगे जाकर के इन सब चीज़ों का अध्ययन और देखने वाले हैं इसको कि कैसे इसका अध्ययन किया जाएगा। इससे संबंधित सामग्रियां हमें ठीक है स्पेस से मिलती रहेंगी। दूसरी चीज ये जो है पहला चौथा जो है PSLV DL है, और स्पेस के अध्ययन के लिए बता दूं जिसमें पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज हैं, हमारा ब्लैक होल्स का अध्ययन हुआ। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये पहली बार ऐसा एक साइंटिफिक एंडेवर है अपने इसरो की तरफ से, जो कि डेडिकेटली इसके लिए भेजा जा रहा है, और विशेष तौर पर इन्हीं विषयों के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। और इससे पहले जब अब तक में इससे पहले 2021 में नासा ने इसका सफल प्रक्षेपण किया था, और नासा के बाद भारत दूसरा देश हो रहा है जो कि इसका अध्ययन करेगा। और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि स्पेस के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि भारत तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है। हमने कई नए आयाम छुए हैं, और हमें वो देखने को मिल रहे हैं। ये चीज़ बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और हम कई मायनों में अपने लिए आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको मैंने जब पिछली बार C-50 स्पेस तो हम ये समझ चुके हैं कि आत्मनिर्भरता की और ये एक बड़ा कदम है, और इसरो के पहली नव वर्ष में ही एक और उपलब्धि हासिल करने वाला है, जहां हमने शहला देखा कि चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 हुआ, और अब इस तरीके का जो अपने आप में एक नायाब जो है वैज्ञानिक सैटेलाइट वो आज प्रक्षेपित होगा। इसमें 2 उपकरण होंगे, और इसकी जो अवधि है वो 5 साल रखी गई है। रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो इसरो अब से कुछ देर बाद जो है एक्सपो सेट के जरिए नया वैज्ञानिक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 साल तक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज फिर से मिलने जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क दिया जाता है। वहीं अंत्योदय परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा, और विकल्प आधारित यह प्लेटफॉर्म और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी थी। और मध्य प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री और ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आज साइबर तहसील प्रणाली लॉन्च की जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में साइबर तहसील प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। साइबर तहसील प्रणाली आवेदकों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बिना किसी अलग आवेदन के 15 दिन की समय सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से स्वामित्व पंजीकृत करने और हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगी। इससे खसरा और मैप में भी तत्काल सुधार होगा। पहले चरण में ये प्रक्रिया केवल ऐसे मामलों में लागू की जाएगी जहां पर प्रॉपर्टी को लेकर कोई केस नहीं चल रहा है और जहां पर बिक्री पूरे प्लॉट के लिए है। बाद में इसे सभी प्रकार के विवादित हस्तांतरणों और विभाजनों तक बढ़ा दिया जाएगा। नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मौसम की। पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। रविवार का दिन न सिर्फ दिसंबर का बल्कि इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इससे ठिठुरन और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। यह इस सीजन का सबसे कम
तापमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच महज 4.2 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। इस वजह से ठंड और बढ़ गई है। 31 दिसंबर का दिन 3 सालों में सबसे अधिक ठंडा रहा। इससे पहले साल 2022 में 31 दिसंबर को अधिकतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद साल के आखिरी दिन इस बार अधिकतम तापमान सबसे कम रहा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नए साल के मौके पर मथुरा के और शैला आगे बढ़ते हैं और देश की जो प्रमुख खबरें हैं उस पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह मथुरा में पहले सैन्य बालिका विद्यालय का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वे साध्वी रितंबरा के पृष्ठभूमि महोत्सव में शामिल होंगे। और राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार आज से उज्ज्वला गैस सिलेंडर 450 रुपए में देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रदेश की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने की दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कदम बढ़ाया है। प्रदेश में अभी तक ये सिलेंडर 500 रुपए में दिए जा रहे थे। श्री राम मंदिर के शुभारंभ से पहले अयोध्या से आज अक्षत निमंत्रण अभियान की शुरुआत होगी। 15 जनवरी तक चलेगा ये अभियान। इसके घर घर जाकर लोगों को अक्षत देकर अयोध्या आने का निमंत्रण दिया जाएगा। और नया सवेरा में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत। दुनिया के कई देशों में हुआ नए साल का आगाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी नव वर्ष की शुभकामनाएं। साल के पहले दिन इसरो PSLV C-58 रॉकेट के जरिए एक्सरे पोलरीमीटर करेगा लॉन्च। एक्सरे स्रोत और ब्लैक होल के राज खोलने में करेगा मदद। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज से अगले 5 साल तक 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट ने नवंबर में योजना को आगे बढ़ाने की दी थी मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में साइबर तहसील प्रणाली का करेंगे शुभारंभ। पारदर्शी शासन को मिलेगा बढ़ावा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने हूती विद्रोहियों से लिया बदला। हूती की 3 नौकाओं को लाल सागर में डुबोया। 10 हूती विद्रोहियों की मौत। कंटेनर शिप पर किया था हमला। उत्तर भारत में शीतलहर जारी। सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग का मैदानी इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। कल दिल्ली में रहा सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन। साल 2024 का पहला दिन है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अखबारों में क्या मुख्य तौर पर प्रकाशित हुआ है। हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों में। तो अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आपको लिए चलते हैं हमारी सहयोगी संध्या शर्मा के पास, जो न्यूज रूम में मौजूद हैं। जी संध्या, क्या है आज अखबारों की फ्रंट पेज पर और सुर्खियों में खास? जी शुक्रिया। अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो आज के अखबार हिंदुस्तान ने पहले पेज पर उम्मीदों के साथ खबर प्रकाशित की और बताया है कि नए साल में धरती से आकाश तक भारत की बढ़ेगी धाक, और बताया है कि किस तरह से आज अंतरिक्ष में ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा उठाने का अभियान शुरू किया जाएगा इसरो के माध्यम से। ये भी बताया गया है कि महिलाओं की ताकत किस तरह से 2024 में बढ़ेगी। बताया है कि आर्थिक तौर पर किस तरह से भारत देश सशक्त होगा
और बताया है कि खेल के क्षेत्र में जो 2 बड़े आयोजन होने हैं, वो जो चुनौतियां हैं उसको भारतीय खिलाड़ी किस तरह से पार करेंगे। तो आज के अखबार की ये है एक बड़ी खबर और प्रमुखता के साथ ली गई है, जिसमें बताया है कि चाहे धरती हो या आकाश, किस तरह से भारत अपनी धाक बढ़ाएगा। अगली खबर की बात करें तो ये है देश पेज पर जनसत्ता अखबार ने लिया और बताया है कि नई नीति पर तैयार होंगे देश के राजमार्ग। जी हां, केंद्र सरकार ने नए वर्ष में पर्यावरण बचाने के लिए एक खास नीति तैयार की है और इसके माध्यम से किस तरह से काम किया जाएगा उसको लेकर के विभागों से सुझाव भी मांगे गए हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के माध्यम से ठोस कचरे का निस्तारण किस तरह से किया जा सकता है, इसको लेकर के सुझाव मांगे गए हैं। अगली खबर की बात करें तो दैनिक जागरण अखबार ने अर्थ जागरण पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि वित्त मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक डीबीटी से 104 करोड़ को सीधा लाभ मिला है। 2022-23 के दौरान एक लाभार्थी को औसतन 3,163 रुपए का लाभ मिला है। साथ ही ये भी बताया है कि सरकारी योजनाओं से के माध्यम से सरकारी योजनाओं को जो लाभ मिलता है वो डीबीटी की वजह से किस तरह से जो बीच का एक लीकेज होता था उसे दूर किया जा सका है और गैस सब्सिडी की रकम जो सबसे पहले ज़्यादा लाभार्थियों को मिलती है उसका भी डीबीटी के जरिए ही भुगतान किया जा रहा है। तो आज वित्त मंत्रालय के जो आंकड़े हैं उसको आज दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को अपने अर्थ पेज पर लिया है। और चलते चलते बात कर लेते हैं हरिभूमि अखबार की इस खबर के साथ, जिसमें बताया है कि राम मंदिर के लिए 8वीं पास एक व्यापारी ने वर्ल्ड क्लॉक बनाई है जो दिखाती है कि भारत के समेत 8 देशों का समय। जी हाँ, ये व्यक्ति भले ही कम पढ़े लिखे हों लेकिन इन्होंने इस तरह की एक घड़ी इजाद की है जो देश भर के समय को बताती है। और ये जो घड़ी है वो रामलला का जो मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो संपन्न होने जा रहा है उससे पहले चंपत राय को ये घड़ी सौंप दी गई है और वहाँ पर आप जब अयोध्या में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो ये एक नायाब घड़ी भी आपको देखने को मिलेगी। तो आज के अखबारों की ये है वो प्रमुख खबरें जो साल 2024 का एक सकारात्मक और एक विकास की ओर किस तरह से भारत आगे बढ़ेगा उसका पहलू, उसका दृश्य दिखाता है। धन्यवाद संध्या, आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपने नायाब और सकारात्मक खबरों को बटोरा है तमाम अखबारों से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और फिलहाल वक्त हो चला है नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी फटाफट अंदाज में दुनिया भर से, खेल से, कारोबार और फिल्म जगत से। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। Earlier we were having DCBS system. We got transferred to NPS from DCBS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और चलिए आप देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिका ने लाल सागर में व्यापारी जहाज पर हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम करते हुए उसके 3 जहाजों को डुबो दिया, जिसमें 10 आतंकवादी मारे गए। कैलिफोर्निया में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कैलिफोर्निया में बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के आदेश दिए गए हैं। इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी सैन्य अभियान में शामिल कुछ सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया है। जर्मनी भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने भारी बारिश से बाढ़ग्रस्त लोअर सैक्सोनी के कस्बों और क्षेत्रों का दौरा किया।
कांगो गणराज्य में राष्ट्रपति चुनाव में 73% से अधिक वोट प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसेकेदी को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। त्सेसेकेदी को राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनके समर्थकों ने सड़क पर जश्न मनाया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कारोबार जगत की फटाफट अंदाज में। भारतीय उद्योग जगत के सीईओ नए साल में अधिक नियुक्तियां करने और निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि साल 2024 में अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि दर्ज करेगी। भारतीय उद्योग जगत के करीब 2 दर्जन मुख्य कार्याधिकारियों के बीच किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि नए साल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता खर्च में तेजी आएगी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई बढ़ेगा। इससे एफडीआई की रफ्तार और बढ़ेगी। ओला इलेक्ट्रिक का देश में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए मंजूरी पाने वाली पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी बन गई है। देश में भारी उद्योग मंत्रालय एमएचआई ने सर्टिफाई किया है कि ओला इलेक्ट्रिक पीएलआई योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र है। YouTube शॉर्ट्स के औसत दैनिक व्यूज में सालाना आधार पर 120% की अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत में दैनिक लॉगिन करने वाले दर्शकों की संख्या में भी 30% का इजाफा हुआ है। मछुआरों और अन्य हितधारकों की समस्याओं को हल करने के लिए और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने वाली योजना सागर परिक्रमा का 10वां चरण आज से होगा शुरू। नवगठित सहकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2024 में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने और विस्तार के नए रास्ते खोलने के लिए कई पहल की हैं। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के समूह ने साल 2023 में इक्विटी से 5 अरब अमेरिकी डॉलर 41,500 करोड़ रुपए जुटाए और करीब इससे 2 गुनी राशि बॉन्ड के जरिए हासिल की। और अब खबरें खेल जगत से। साल 2024 खेल प्रेमियों के लिए खासा होने वाला है। इस साल जहां पेरिस ओलंपिक में जहां खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे, तो वहीं क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और एथलेटिक्स सहित कई अहम टूर्नामेंट भी खेले जाएंगे। एक नजर डालते हैं इस साल आयोजित होने वाली अहम खेल आयोजनों पर। खेल के क्षेत्र में साल 2023 मिला जुला रहा, वहीं साल 2024 खेल प्रशंसकों के लिए बेहद खास होने वाला है। इस साल पेरिस ओलंपिक, यूएफा यूरो 2024 और आईसीसी T20 विश्व कप के अलावा कई अहम प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस साल की बड़ी खेल प्रतियोगिताओं पर। इस साल सबसे बड़ा खेल आयोजन ओलंपिक 2024 है। इन खेलों का आयोजन 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस में किया जाएगा। पिछली बार टोक्यो में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला था। इस बार भी इन खेलों में भारत की ओर से खिलाड़ियों का बड़ा दल हिस्सा लेगा। ऐसे में इन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। ओलंपिक खेलों के बाद इसी साल 30 अगस्त से 8 सितंबर तक पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन होना है। इसी साल 4 से 30 जून तक वेस्टइंडीज और यूएस की मेजबानी में पुरुष T20 विश्व कप खेला जाना है। पिछले T20 विश्व कप में भारत को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त मिली थी। वहीं इस साल बांग्लादेश की मेजबानी में महिला T20 विश्व कप का भी आयोजन किया जाएगा। इसी साल जनवरी-फरवरी में अंडर 19 पुरुष विश्व कप का आयोजन होना है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में कुल 41 मैच खेले जाएंगे। फुटबॉल की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट यूएफा यूरो 2024 का आयोजन 14 जून से 14 जुलाई तक जर्मनी में किया जाएगा। चैंपियंस लीग का फाइनल 1 जून 2024 को इंग्लैंड के वेम्बली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस साल 16 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली में इंडिया ओपन का आयोजन किया जाना है। शतरंज की बात करें तो विश्व जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन 1 से 4 जून तक नई दिल्ली में होगा। 15 से 28 जनवरी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाएगा। इसके बाद साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का आयोजन 20 मई से 9 जून तक होगा।
वहीं 1 से 14 जुलाई तक विंबलडन खेला जाएगा, जबकि यूएस ओपन का आयोजन 26 अगस्त से 8 सितंबर के बीच होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और आइए बढ़ते हैं आगे और खेल जगत की प्रमुख खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेलवे के मुथुपंडी राजा ने राष्ट्रीय कीर्तिमान रचते हुए 61 भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। 61 किलो भार वर्ग के जूनियर वर्ग में तमिलनाडु के एस मुथिया मनियन ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की है। वहीं महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रेलवे की दीपाली गुरसाले ने 160 किलो वजन उठाकर स्वर्ण जीता। अनुभवी गोलकीपर सविता पुनिया 13 से 19 जनवरी तक रांची में होने वाले ओलंपिक क्वालिफायर में भारत की 18 सदस्यीय महिला हॉकी टीम की कप्तान होंगी। टूर्नामेंट की शीर्ष 3 टीमें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करेंगी। एच.एस. प्रणय और लक्ष्य सेन सहित भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों को अगले महीने होने वाले इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मुश्किल ड्रॉ मिला है। प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 21 जनवरी तक किया जाएगा। और अब खबरें फिल्म और ग्लैमर जगत से फटाफट अंदाज में। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूं 19 जनवरी को रिलीज होगी। रवि जाधव निर्देशित फिल्म में पंकज त्रिपाठी टाइटल रोल में नजर आएंगे। द डिप्लोमैट एक इंडियन डिप्लोमैट की कहानी पर आधारित है जो पाकिस्तान से एक भारतीय लड़की को वापस लाने की कोशिश करता है, जहां उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और धोखा दिया गया था। यह फिल्म 11 जनवरी 2024 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता के नाम एक हार्दिक नोट लिखा है। साथ ही 20 वर्ष के साथ के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया है। पठान और जवान के साथ बैक टू बैक एक्शन ब्लॉकबस्टर देने के बाद डंकी साल 2023 में शाहरुख खान की तीसरी और आखिरी रिलीज थी। डंकी का वर्ल्ड वाइड बिजनेस 400 करोड़ के करीब पहुंच गया है। बस कुछ दिनों में फिल्म इस जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा ओटीटी पर अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं। उनकी डेब्यू सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स जनवरी में आ रही है। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर और अक्षय ओबरॉय फिल्म फाइटर में प्रमुख किरदारों में नजर आएंगे। ऋतिक और दीपिका की जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आएगी। फिल्म 25 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज होने वाली है। और पूरा देश नववर्ष का खुले दिल से स्वागत कर रहा है। फिल्मी दुनिया से जुड़ी हस्तियों ने भी डीडी न्यूज के दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। हम कल से लगातार आप तक फिल्म से जुड़ी हस्तियों के नववर्ष के लिए शुभकामना संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं फिल्म मेकर मुजफ्फर अली, फिल्म निर्माता संदीप सिंह, फिल्म निर्माता और अभिनेता संजय शर्मा और अभिनेता इनामुल हक ने नए साल पर दर्शकों को क्या शुभकामनाएं दी हैं। और मेरी ओर से डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। मेरी ओर से और दूरदर्शन के परिवार की ओर से आप सभी भारतीय नागरिकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं संजय शर्मा, एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। मेरी और डीडी न्यूज़ की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग सब खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और तरक्की करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और इन्हीं शुभकामना संदेशों के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खूबसूरत पहल की। खूबसूरत पहल में आज के दौर में प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल का चलन बढ़ा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अब भी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बांस को अधिक उपयोगी मानते हैं। प्रदेश के चंबा जिले के चुरहा विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों की मांग को पूरा करने के लिए बांस के उत्पाद बनाने के पुश्तैनी कारोबार से जुड़े ऐसे ही कलाकार एक हैं
रामदयाल, जो सालों से लोकल बांस से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करते आ रहे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। बांस से टोकरियां, किल्टे, छाबे और अन्य प्रकार के उत्पाद तैयार करते ये हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले रामदयाल। रामदयाल को ये कला विरासत में अपने माता पिता से मिली है, जिसका उपयोग वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए लंबे समय से करते आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने बीड़ा उठाया है इस कला को अन्य लोगों तक पहुंचाने का। वैसे तो बाजारों में इससे मिलते जुलते प्लास्टिक से निर्मित उत्पाद मौजूद हैं, लेकिन रामदयाल द्वारा बनाए जा रहे बांस से ये उत्पाद प्लास्टिक के उत्पादों की अपेक्षा कहीं ज्यादा अच्छे और टिकाऊ हैं। साथ ही साथ ये पर्यावरण हितैषी भी हैं। अपने घर पे बनाते, किसी ने डिमांड दिया भी जाते, इससे फायदा हमारे को इस काम से दूसरा काम नहीं करते। एक तो काम करता मैं किल्टा, छबड़ी वगैरह, डल्ला वगैरह, तखारू वगैरह। स्थानीय ग्रामीण भी रामदयाल के बनाए हुए उत्पादों को बहुत पसंद कर रहे हैं। ये उत्पाद न केवल सस्ते हैं बल्कि उपयोग में व्यवहारिक भी हैं। हमारे गांव में जैसे जो किरड़े हैं, डल्ले हैं, वो लकड़ियां की नहीं मिलती थी, परंतु अब ये जो कारीगर आए हैं इनसे हमें किरड़े भी मिल रही हैं, डल्ले भी मिल रही हैं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि अगर ऐसे पुरानी संस्कृति से अगर लोग जुड़े हैं, जो अपने इस तरीके की कला है, ये एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि लकड़ियों को तोड़ना, लकड़ियों को फिर से जोड़ना और उसकी खारी बनाना, डल्ले बनाना, किरड़े बनाना, मेहनत भी काफ़ी है। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार ऐसी संस्कृति की ओर भी ध्यान दे ताकि ऐसे कारीगर जो है वो लुप्त ना हो। वैसे तो मार्केट में प्लास्टिक की भी आजकल किरड़ी डल्ले मिलती हैं, लेकिन वो इतनी टिकाऊ नहीं होती हैं। ये जो लकड़ी की डल्ले किरड़ी बनाई जाती है, ये काफ़ी पक्की होती हैं और 3-4 साल तक चल पड़ती हैं। तो ये बहुत ही पुराने टाइम की संस्कृति है, इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। निश्चित रूप से रामदयाल जैसे मेहनती कलाकारों को पर्यावरण हितैषी कला को संजोने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है, जिससे ऐसे कलाकार अपने व्यवसाय को करते हुए पर्यावरण का संरक्षण भी करते रहें। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चंबा से मंजूर मोहम्मद की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है। 18 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नए साल 2024 की शुरुआत में मध्य प्रदेश का मौसम बदला रहेगा। पहले दिन पूर्वी हिस्से यानी जबलपुर, सागर, रीवा संभाग में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बात करें ग्वालियर, चंबल, रीवा और सागर संभाग की, तो यहाँ मध्यम से ज्यादा घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कोहरे में धीरे ड्राइविंग करें, फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, अस्थमा पीड़ित बाहर ना निकले, इससे सांस से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विभिन्न शहरों की न्यूनतम और अधिकतम तापमान की।
इसी के साथ नया सवेरा के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं नेपाल में हाथी महोत्सव की झलकियों के साथ। जी हाँ, हाथी महोत्सव की झलकियों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं, जहां पर्यटकों ने हाथियों के मनमोहक नज़ारों का दीदार किया। आप भी नज़ारों का दीदार कीजिए और नववर्ष की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए हर्षोल्लास से भरा हो, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य आपके लिए लाए। इसी मनोकामना के साथ मुझे, शैला और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। अच्छा स्वास्थ्य पाना सभी की चाहत होती है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या किया जाए, इसे लेकर कई प्रश्न और भ्रम मन में रहते हैं। हम सेहतमंद रहना तो चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है, ये समझ नहीं आता। नए साल में अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और खासकर इस स्वास्थ्य के लिए योग का बहुत बड़ा रोल है और योग को अपनाएं अपने जीवन शैली में। इसके अलावा हमें अपने खान पान की शैली को भी सुधार करना है और जैसा आजकल प्रचलित हो गया है कि हमें मिलेट्स वगैरह अपनाने चाहिए, ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ये हमारी शुगर को भी कंट्रोल करते हैं और आपके वजन को भी कम करने में मदद करते हैं। और आई थिंक वजन के जहाँ तक सवाल है, हमें अपने वजन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मेरा ये सलाह है कि आप एक वेइंग मशीन खरीदें और हर महीने की पहली तारीख को अपना वजन मॉनिटर करें। आज की जीवन शैली जिसमें खान पान में गड़बड़ी, शारीरिक श्रम में कमी, देर से सोना, सुबह देर से उठना, नींद पूरी ना होना और तनाव लेना, इसके अलावा धूम्रपान करना या शराब का सेवन, ये सभी कारक हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और स्वास्थ्य की समस्याओं का कारण बन सकते हैं। इस टाइम पे ज़रूरत है कि हमें एनवायरमेंटल हेल्थ पे फोकस करें और इस एनवायरमेंटल हेल्थ में फोकस यदि करने की बात करेंगे तो उसमें हमारा हवा है, पानी है, हमारा खान पान है, हमारी सॉइल है। इन 4-5 चीज़ों पे प्लीज़ फोकस करिए। यदि हमारी हवा साफ़ रहेगी, हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा, खाना हमारा पेस्टिसाइड या केमिकल्स रहित रहेगा और हमारी सॉइल यदि कंटेमिनेटेड नहीं रहेगी तो हमारा लाइफ ज़्यादा अच्छा हेल्दी रहेगा, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहेगा, इलनेस नहीं होंगी, लॉन्गेविटी हमारी लाइफ की ज़्यादा रहेगी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और सही पोषण आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, साथ ही शारीरिक श्रम करना भी जरूरी हो जाता है। आइए प्रण करें कि इस टाइम पे हम स्वस्थ रहने के हमारे पूरे मेहनत करेंगे, हम हमारा खाना कंट्रोल करेंगे, हम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करेंगे और सही समय पे अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर से सलाह लेंगे। यही तरीके हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे अच्छा हमारा रेजोल्यूशन है कि हम आज से ही, कल से नहीं, आज से ही हम फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाते हैं, आज से ही हम घूमना शुरू करते हैं। अभी से ही एक बार आप घर से बाहर निकलिए, आधा पौन घंटा वॉक करके आइए, सभी से हालचाल पूछिए। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना, साथ ही अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना आवश्यक है। तो आप भी आज से ही स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।